नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 18th चैप्टर भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियों का भाग 4 शुरू करेंगे, जिसमें हम 2 सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों पर चर्चा करेंगे। पहले रहेंगे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और दूसरे रहेंगे डॉक्टर सलीम अली। इन पर चर्चा करें उससे पहले पिछली बार दिए गए मैं 2 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, आप उन्हें चेक करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न था, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना किसने की? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना किसने की? तो हमने पिछले वीडियोस में अपने भारत के सुप्रसिद्ध रसायनज्ञ, उद्यमी और एक शिक्षक के बारे में पढ़ा था, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। यही इसका उत्तर होंगे। तो उत्तर लिखेंगे आप, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। दूसरा प्रश्न है आपका, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने अध्यापन कार्य कहां से शुरू किया? हमने पढ़ा था इस चीज को कि डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने अध्यापन कार्य आगरा कॉलेज से शुरू किया था। तो उत्तर भी आप इसी प्रकार देंगे, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने अध्यापन कार्य आगरा कॉलेज से शुरू किया था या शुरू किया। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। तो हमारे पहले साइंटिस्ट रहेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप सभी इनसे परिचित हैं, इनका नाम आपसे छुपा नहीं है। इनका पूरा नाम क्या था बच्चों? डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, और लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी कस्बे में हुआ था। ये रामेश्वरम है बच्चों, इसको रामेश्वरम लिखना है, रामेश्वरम नहीं। एक बार फिर से देखते हैं, 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और माता का नाम था आशी अम्मा। इनकी शिक्षा जो हुई थी वो रामेश्वरम से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद पड़ोसी कस्बे रामनाथपुरम के खार्ट्स हाई स्कूल में इन्होंने विज्ञान विषय का अध्ययन किया था। आया हुर्रे सोलेमन ये इनके गुरु थे, जो एक प्रकार से इनका प्रेरणा स्रोत बने थे। इनका क्या गुरु मंत्र था कि यदि जीवन में सफलता पानी है तो उसके लिए 3 मुख्य बातों की जरूरत है। किसका ये गुरु मंत्र था? आया हुर्रे सोलेमन का, जो APJ अब्दुल कलाम के गुरु थे। उनका जो गुरु मंत्र था वो था, जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातों की जरूरत है। पहला इच्छा शक्ति, दूसरा आस्था और तीसरा है उम्मीद। यानी अगर किसी को सफलता प्राप्त करनी है तो उसमें ये 3 बातें जरूर होनी चाहिए। इच्छा शक्ति यानी उसके अंदर ये दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हमें इस चीज को हासिल करना है। पहली चीज यहीं से शुरू होगी उसके कार्य करने की। जब उसके अंदर इच्छा शक्ति होगी तभी वो किसी और अग्रसर होगा, यानी उसका लक्ष्य निर्धारित होगा। दूसरी चीज आस्था, कि उस लक्ष्य तक तुम पहुंच पाओगे, ये मन में विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। यानी जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारी इच्छा शक्ति है, उसके प्रति तुम्हारी आस्था भी होनी चाहिए। उम्मीद, अपनी उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए। चाहे हम कितनी भी बार असफल हो जाएं, फिर भी हमें ये विश्वास और ये आस्था रखनी चाहिए, ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हम सफल जरूर होंगे। तो ये उनके गुरु मंत्र के 3 शब्द थे, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम को बहुत प्रभावित किया, और यही गुरु मंत्र उनका प्रेरणा स्रोत भी बना और अब्दुल कलाम के जीवन का आधार भी बने। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो गुरु मंत्र कौन सा था और किसके द्वारा दिया गया था,
जो एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का आधार बने। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातों की ज़रूरत है: इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। जो किसका गुरु मंत्र था? आया हुर्रे सोलोमन, जो एपीजे अब्दुल कलाम के गुरु हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, इन्होंने 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। उसके बाद 1958 में वो डीआरडीओ में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए और किस परियोजना के लिए? हॉवरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए। अब इन सभी के अंदर छोटे छोटे कई सारे प्रश्न बन रहे हैं इन वाक्यों में। जैसे 1958 में वो डीआरडीओ में किस पद पर नियुक्त हुए या किस परियोजना पर काम करने के लिए नियुक्त हुए, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग किस विषय में की, किस कॉलेज से की, कब की, तो ये सारे प्रश्न आपको इन दोनों वाक्यों में मिल जाएंगे। यहाँ आप वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए, इन्होंने हॉवरक्राफ्ट परियोजना में काम किया और इनकी लगन और मेहनत से एक प्रोफेसर थे एमजी मेनन, वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और वो इनको लेके गए इसरो। यहां पर बच्चों आपने एक शब्द पढ़ा इसरो, ISRO, और अभी पढ़ा था आपने DRDO। ये दोनों ही शॉर्ट फॉर्म हैं और किसकी हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो DRDO की जो फुल फॉर्म है वो है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। D से डिफेंस, R से रिसर्च, D से डेवलपमेंट, O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहेंगे रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से इसरो, ISRO, I से भारतीय यानी इंडियन, S से स्पेस, R से रिसर्च, O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यहाँ ये दोनों जो शॉर्ट फॉर्म है इनकी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अब हम आते हैं अपनी बात पर, यानी इसरो में उनको कौन लेके गया? प्रोफेसर एमजी मेनन, जो इनकी लगन और मेहनत से बहुत अधिक प्रभावित हुए और यहाँ आकर इनके जीवन का स्वर्णिम अध्याय शुरू हो गया, एक नया अध्याय शुरू हो गया। 27 जुलाई 2015 को जब ये IIM शिलोंग में भाषण दे रहे थे, वहाँ इनकी हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो गया। बच्चों, IIM शिलोंग में ये बच्चों को जब लेक्चर दे रहे थे, उसी दौरान इन्हें हार्ट अटैक आया, यानी इनकी हृदय गति रुक गई और इनकी मृत्यु हो गई। ये एक बहुत दुखद दिन था। इन्होंने कहा था बच्चों कि मेरी मृत्यु के दिन अवकाश नहीं होना चाहिए। ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे थे। तो जब इस तरह के संवैधानिक पदों पर कोई व्यक्ति आसीन होता है तो उसकी मृत्यु पर शोक स्वरूप अवकाश किया जाता है। तो इनकी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु पर अवकाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चाहते थे कार्य कभी रुकना नहीं चाहिए, कार्य चलते रहना चाहिए, और वही हुआ। ये तो था इनका जीवन परिचय। अब हम इनके योगदान और उपलब्धियों की बात करेंगे। सबसे पहले योगदान में 1962 में इन्होंने इसरो में कार्य करना शुरू कर दिया था। इन्होंने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया और भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा। यानी भारत का जो पहला रॉकेट था वो इन्होंने छोड़ा था, जिसका नाम था नाइके अपाचे। इन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण रॉकेट प्रक्षेपण का कहां से प्राप्त किया था? नासा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट, इन्हें SLV परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। SLV परियोजना, SLV की फुल फॉर्म क्या है ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो SLV की फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला व्हीकल। तो SLV परियोजना जब बनी तो उसका प्रबंधक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया और इनके नेतृत्व में SLV-3 ने
सफल उड़ान भरी जिसने रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ये जो रोहिणी उपग्रह था उसको इस SLV-3 ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। इसके बाद इन्होंने समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम 1983 के तहत, भारत का एक मिसाइल कार्यक्रम था समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम 1983, जिसमें इन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश नामक मिसाइलों का विकास किया और उनका प्रक्षेपण किया। ये 5 मिसाइलें थी, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। इन 5 मिसाइलों को इन्होंने विकसित किया, इनका विकास किया और क्या किया, सफल प्रक्षेपण किया। बच्चों, मिसाइल क्या होती है, आप बता सकते हो? मिसाइल वो औजार है जो निर्धारित लक्ष्य पे जाकर किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकता है। तो भारत ने 5 मिसाइलें जो विकसित की वो इस मिसाइल कार्यक्रम के तहत इनके निर्देशन में विकसित की। और वो कौन कौन सी थी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, जिनका इन्होंने सफल विकास किया और प्रक्षेपण भी किया। और उनका ये जो कदम था, इससे भारत जो था विश्व में एक पायदान ऊपर उठ गया था मिसाइल्स के क्षेत्र में। और मिसाइलों के क्षेत्र में जो इन्होंने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? तो अब आप समझ गए होंगे मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद बच्चों 1998 में राजस्थान में एक जगह है पोखरण, जहां पर इनके नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया और वो परमाणु परीक्षण सफल रहा। ये वो परमाणु परीक्षण था जिसने दुनिया को चौंका दिया और भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक पायदान और ऊपर उठा दिया। डॉक्टर कलाम 2002 से लेकर 2007 तक भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति पद पर भी आसीन रहे थे। 2002 से लेकर 2007 तक ये हमारे राष्ट्रपति भी रहे थे। इनको भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से नवाजा, जिनमें 1981 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया इनको, या सम्मानित किया गया हम कह सकते हैं। 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1997 में भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे भी इनको नवाजा गया। बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की। जो मैंने बताया था आपको, IIM शिलोंग में हृदय गति रुकने से हुई थी। ये वो दिन था जो हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन था। इन्होंने जो कार्य किए हमारे देश के लिए, चाहे एक राजनीतिज्ञ के रूप में, जहां ये भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन रहे राष्ट्रपति के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में, जो ये इनकी पर्सनैलिटी थी, जो इनका व्यक्तित्व था, उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। यानी इनकी मृत्यु वाला दिन हमारे लिए वो दिन था, या विश्व के लिए कहें तो वो दिन था, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। तो बच्चों, हमने आज इस टॉपिक में सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा। अब हम जिनके बारे में बात करेंगे वो हैं डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली भी विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी और एक प्रकृतिवादी थे। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को बॉम्बे में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से हुई थी। इसके बाद ये प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में 350 रुपये में गाइड के रूप में नियुक्त हो गए, जहां पर ये गाइड के रूप में लेक्चर देते थे। 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1978 में आंध्र विश्वविद्यालय ने इन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। यानी इन्होंने पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में, प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य किए, जो शोध कार्य किए, उसके फलस्वरूप
इन विश्वविद्यालयों ने इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। एक बार हम फिर से एक नज़र डालते हैं, कब की? 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने प्रदान की इनको, 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रदान की और 1978 में आंध्र विश्वविद्यालय ने इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। इनकी मृत्यु 91 की उम्र में हुई थी और 1987 में हुई थी। ये लंबे समय तक प्रोस्टेट कैंसर से ग्रसित रहे थे, जिसके कारण इनकी 91 की उम्र में मृत्यु हुई। और कब हुई थी? वर्ष 1987 में। अब हम जीवन परिचय के बाद इनके कुछ योगदान के बारे में बात करेंगे। ये भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृति वैज्ञानिक थे जिन्होंने पक्षी विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान किया। ये भी कहा जाता है कि ये पक्षियों की भाषा को भी बखूबी समझते थे और ये पक्षियों को बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ने की कला भी जानते थे। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप समझ गए होंगे, डॉक्टर सलीम को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। आपसे पूछा जा सकता है, वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया था? तो डॉक्टर सलीम अली ने ही सर्वप्रथम पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन पूरे भारत में किया था, वो भी व्यवस्थित रूप से। इनके द्वारा पक्षियों पर लिखी गई किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। इन्होंने पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी किताबें लिखी हैं जिन्होंने भारत में विकास में बहुत सहायता प्रदान की। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो लिखी गई पक्षी विज्ञान के क्षेत्र की विभिन्न किताबें हैं, उन्होंने पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में विकास में काफ़ी मदद की। इन्होंने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS, आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, BNHS की बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसके जो सचिव थे WS मिलार्ड, इनकी देखरेख में पक्षियों पर गंभीर अध्ययन किया था। 1947 के बाद ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने और संस्था की खातिर सरकारी सहायता के लिए इन्होंने अपनी प्रभाविता का उपयोग भी किया था। 1947 के बाद यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद ये इस सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने और इस संस्था को और अच्छा बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? अपनी प्रभाविता का उपयोग भी किया था। भरतपुर पक्षी अभयारण्य के निर्माण पर इन्होंने बहुत जोर दिया। पहले इस अभयारण्य में बहुत से व्यक्ति अपने पशुओं को चराने का कार्य भी किया करते थे, कोई रोक टोक नहीं थी, पर इन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया कि उस सबको रुकवाया जाए, जिससे उस क्षेत्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो खराब नहीं हो और जो बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं वहाँ पे उनको हमेशा आने के लिए क्या मिले? एक जगह मिले जिससे यहाँ का पर्यावरण हमेशा अच्छा बना रहे। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क या कहेंगे भरतपुर पक्षी अभयारण्य की स्थापना में इनका योगदान रहा। इसी के साथ केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क की स्थापना में भी योगदान रहा इनका। इनकी उपलब्धियों के बारे में अगर हम जानें तो सन 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री को स्थापित किया गया। कब? 1990 में भारत सरकार ने कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना की थी। आपसे SACON का पूरा नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। बच्चों, ये आपने संक्षिप्त जो जानकारी प्राप्त की, चाहे उपलब्धियां हो, चाहे योगदान हो, चाहे जीवन परिचय हो, डॉक्टर सलीम अली के बारे में आपने यहाँ पे कुछ जानकारी प्राप्त की। अब अपन उनकी एक बुक थी लिखी हुई, उसके बारे में बात करते हैं, द फॉल ऑफ ए स्पैरो। इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा
क्या नाम है? द फॉल ऑफ ए स्पैरो। ये आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर सलीम अली की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। क्या है? द फॉल ऑफ अ स्पैरो। इसमें इन्होंने बताया है कि पीली गर्दन वाली जो गौरैया है उसकी एक घटना इनकी जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा था। एक घटना इनके जीवन में घटी जिसमें एक चिड़िया थी, गौरैया थी पीली गर्दन वाली। वो गौरैया या उससे संबंधित जो घटना थी वो इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट रही। वो घटना क्या थी वो भी देख लेते हैं हम। तो बच्चों, जब ये छोटे थे तो इन्होंने खिलौने वाली बंदूक से एक गौरैया का शिकार किया। वो नीचे गिरी तो इन्होंने देखा कि उसकी गर्दन पीली थी, यानी वो आम गौरैयों जैसी नहीं थी। वो उस गौरैया को लेके अपने चाचा जी के पास गए। चाचा जी उनको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में मिलार्ड के पास लेके गए। मिलार्ड ने जब देखा कि इस बच्चे की इस पक्षी के प्रति कितनी रुचि है तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस पक्षी की जो पहचान थी सोनकंठी गौरैया के रूप में की, यानी पीली गर्दन वाली गौरैया के रूप में की। और उन्होंने उसी समय सलीम अली को उस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जो संग्रह था पक्षियों का वो उनको दिखाया और उनको बहुत सारी किताबें पक्षियों से संबंधित पढ़ने के लिए दी। और वही किताबें क्या बन गई? इनके जीवन की एक प्रेरणा बन गई, जिन्होंने इनको पक्षी विज्ञान की ओर अग्रसर कर दिया। उनमें एक किताब थी कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई, यानी मुंबई की जो कॉमन बर्ड्स हैं उनके बारे में उन्हें बताया गया था। तो ये थी उनके जीवन की एक घटना जो उनके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बच्चों, आज हमने वीडियो में 2 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर सलीम अली। इन दोनों टॉपिक से मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। पहला प्रश्न है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एवं नेचुरल हिस्ट्री को भारत में किस शहर में स्थापित किया गया? क्वेश्चन 1, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एवं नेचुरल हिस्ट्री को भारत में किस शहर में स्थापित किया गया? क्वेश्चन 2, मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? क्वेश्चन 2, मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? आपने नोट कर लिए होंगे दोनों प्रश्न। इनके उत्तर ढूंढिएगा और चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।